माँ जी, रोहन जी फ्लाइट से आने ही वाले होंगे। मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बना दिया है। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज सारा खाना मेरे बेटे की पसंद का ही होना चाहिए। वैसे तेरी बेटी कहाँ है? माँ जी, अंजू गार्डन में है। अपने पिता के आने की खुशी में वह फूलों को इकट्ठा कर रही है। अंजलि इतना कह ही रही होती है कि तभी घर का टेलीफोन बजता है। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ टेलीफोन पर कौन है। अंजलि टेलीफोन उठाती है। फोन की दूसरी तरफ एक नर्स कहती है, क्या आप रोहन की वाइफ बात कर रही हो? हाँ, मैं रोहन जी की वाइफ हूँ। दरअसल ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिस फ्लाइट से आपके पति आ रहे थे वह फ्लाइट क्रैश हो गई है। फ्लाइट का एक भी पैसेंजर नहीं बचा। आप रोहन जी की डेड बॉडी हॉस्पिटल से लेकर जा सकते हैं। ये सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है? अरे देख, जल्दी से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अंजलि दुर्गेश्वरी को सब बताती है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी रोते हुए अपनी बहू अंजलि के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे रोहन की लाश देखती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। रोहन, हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। उठ जा रोहन, उठ जा। मुझे भी विधवा करके और अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर आप कैसे जा सकती हो? मेरा आपके बिना क्या होगा? अंजलि और दुर्गेश्वरी दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। अंजलि बहुत ही मुश्किलों के बाद दुर्गेश्वरी को संभालती है, जिसके बाद वो रोहन का अंतिम संस्कार करवा देती है। एक दिन अंजलि रसोई में अपनी बेटी अंजू और अपनी सास दुर्गेश्वरी के लिए खाना बनाते समय अपने आप से बात करती है। अब रोहन जी तो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन जाते हुए इस बुढ़िया और अपनी बेटी को मेरे भरोसे छोड़ गए। रोहन जी तो रहे नहीं और इस घर पर अब मेरा ये हक है। बस मुझे माँ जी से पेपर साइन करवाने हैं। उसकी बात तो इन्हें मैं इस तरह से इस घर से निकालूंगी जैसे दूध में से मक्खी। अंजलि किसी तरह अपनी सास से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लेती है, जिसके चलते सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर साइन होते ही अंजलि का बर्ताव अपनी सास दुर्गेश्वरी और अपनी बेटी अंजू के लिए बहुत बदल जाता है और वो अब उन दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। अगर इस घर में तुम दोनों को रहना है तो घर के सारे काम करने होंगे। बहू, तुझे ये क्या हो गया है? रोहन के जाने के बाद तो तूने हमारे साथ अपना रवैया ही बदल दिया है। अरे मेरा ना सही, अपनी बेटी का तो सोच। वह इतनी छोटी है, अभी घर के काम कैसे करेगी? अरे ओ बुढ़िया, ये नहीं कर सकती तो तू तो कर सकती है ना। चुपचाप घर के सारे काम कर, नहीं तो आज का खाना नहीं मिलेगा। जब देखो मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। ऐसा कहकर अंजलि वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी दुर्गेश्वरी बहुत बूढ़ी होती है और कमजोर भी होती है। उसके साथ उसकी पोती अंजू घर का काम करवाती है, लेकिन अंजलि से ये सब भी बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन वो एक आदमी से शादी करके उसे अपने घर ले आती है और अपनी सास से कहती है, अब आपका बेटा तो इस घर में रहा नहीं और ये प्रॉपर्टी भी मेरे नाम है। मैं भी कब तक विधवाओं की जिंदगी जीती रहती, इसलिए अब मैंने शादी कर ली है और इस घर में मैं अब अपने पति के साथ रहूंगी। तो तुम अपनी पोती को उठाकर यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, ऐसा मत कर। मैं गरीब अपनी पोती के साथ कहाँ जाऊंगी? मेरा इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मेरे घर से दफा हो जाओ। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं और मेरा पति रहेगा। ऐसा कहकर अंजलि अपनी सास दुर्गेश्वरी और अपनी बेटी को धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद अंजू अपनी दादी से कहती है, दादी, माँ ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमें घर से क्यों निकाला दादी? अब हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? चिंता मत कर बेटी, कहीं ना कहीं तो हमें जगह मिलेगी। दिन भर यहाँ से वहाँ घूमने के बाद भी उन्हें ना तो कोई घर मिलता है और ना कोई रहने की जगह, जिसके बाद शाम होते ही वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। दादी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। बेटी तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। दुर्गेश्वरी आसपास के लोगों से भीख मांगकर खाने के लिए ले आती है। ऐसे ही 1 से 2 दिन उनके उसी पेड़ के नीचे गुजर जाते हैं। एक दिन रात के समय दुर्गेश्वरी उस पेड़ के नीचे सो रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है, उठो, उठ जाओ और उठकर इस पत्थर को हटाओ। इस पत्थर को हटाने पर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी।
अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है तो दुर्गेश्वरी को वो आवाज याद आती है, लेकिन वो उस पत्थर को हटाती नहीं है। जिसके बाद वो भीख मांगने के लिए चली जाती है और भीख मांगकर अपनी पोती का पेट भरती है। उस दिन के बाद से दुर्गेश्वरी को उस पेड़ के नीचे उस पत्थर से वही आवाज आने लगती है। एक रात दुर्गेश्वरी नींद से जाग जाती है। आखिर इस पत्थर के नीचे क्या छुपा है, मुझे देखना ही होगा। दुर्गेश्वरी पत्थर को हटाती है तो पत्थर के नीचे सीढ़ियां बनी होती हैं, जो भूमि के अंदर जा रही थी। दुर्गेश्वरी अपनी पोती अंजलि के साथ उन सीढ़ियों से चलकर नीचे चली जाती है, जहां वो सोने के बहुत सारे मटके और हीरे जवाहरात देखती है। अरे इतना सारा सोना और इतने सारे हीरे जवाहरात इस भूमिगत के नीचे कहां से आए? तभी एक आवाज आती है, आज से ये सारा सोना, हीरे जवाहरात और पूरा का पूरा खजाना तुम्हारा हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने कभी इसके बारे में किसी और को बताया तो जितना भी तुम्हें यहां से मिला है वो अपने आप गायब हो जाएगा। तुम यहां से जितना चाहो उतना सोना और हीरे जवाहरात लेकर जा सकती हो। दुर्गेश्वरी बहुत खुश होती है और वहां से एक सोने का मटका उठाकर ले जाती है, जिसके बाद वो अपनी पोती के लिए एक आलीशान सा बंगला खरीदती है और उसके अंदर रहने लगती है। एक रात में मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। मैं फर्श से अर्श पर आ गई हूँ। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। उस दिन के बाद से जब भी दुर्गेश्वरी को कुछ चाहिए होता तो वो उस पत्थर को हटाकर भूमिगत के नीचे जाती और वहां से सोना, हीरे, जवाहरात निकालकर उनका इस्तेमाल करती। एक दिन दुर्गेश्वरी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाती है, जिसके बाद उसे मंदिर की सीढ़ियों पर कई सारे बुजुर्ग, गरीब, बेसहारा लोग दिखाई पड़ते हैं। इन बेचारे गरीब लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर दुर्गेश्वरी फिर से पेड़ के नीचे उस पत्थर को हटाती है और भूमिगत के नीचे जाती है, जिसके बाद वो वहां से एक सोने की मटकी उठाकर ले आती है और उससे वो उन गरीब लोगों की मदद करती है। वो बारी बारी से उन गरीब लोगों को सोने के सिक्के दान करती जाती है। तभी उस लाइन में उसकी बहू अंजलि भी होती है। अंजलि की हालत बहुत बुरी होती है। अंजलि जैसे ही दुर्गेश्वरी को देखती है तो उससे रोते हुए कहती है, माँ जी आप यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। माँ जी मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको घर से निकाल दिया। आपके जाने के बाद जिससे मैंने शादी की थी उसने मुझे धोखा दिया और मेरा सब कुछ लूट कर चला गया। माँ जी मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मुझे अपने पास रख लो। मैं बिल्कुल सड़क पर आ गई हूँ। क्यों? अब मैं तुझे अपने पास क्यों रखूं? अरे तूने तो मुझे धक्के मारकर घर से निकाला था और तूने तो मेरी ना सही अपनी बेटी की भी नहीं सोची कि उसका क्या होगा। तूने तो अपनी बेटी को भी लात मार कर निकाल दिया। अरे तुझे तो जरा भी शर्म नहीं आई कि हम दोनों कहाँ जाएंगे, किस हाल में रहेंगे? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। जा, चली जा मेरी आंखों के सामने से। मैं अपनी पोती के साथ अब खुश हूँ और हमारी सभी परेशानियां भी दूर हो गई हैं। दुर्गेश्वरी अंजलि को बिल्कुल भी माफ नहीं करती, जिसके बाद अंजलि वहां से चली जाती है और दुर्गेश्वरी अपनी पोती के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।